तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन का हम पूरा आज वीडियो बनाएंगे। तो इसमें आप लोग देखें कि ये हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आप लोगों को हैं। तो देख लेना, आज बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। आप लोगों ने अभी तक ऐसे कभी पढ़ा नहीं होगा। तो चलते हैं अपने हम भाई क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा आज क्या है। तो हमारा है आज शुरुआत है वर्ण की परिभाषा। तो हम आप सभी के समक्ष वर्ण की परिभाषा रखते हैं। देखिए ये कितनी संक्षिप्त में और कितनी अच्छी परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। और देखिए इसमें, तो चलो चलते हैं देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब देख लीजिए, का को हम नहीं लिख सकते हैं क और प्लस आ, ये का, तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि का के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो सबसे छोटी ध्वनि है। या देख लेते हैं, या सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। तो वर्ण कहलाती है, हमने देख लिया क्या कहे, देख लिया कि प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये हमने देख लिया। तो ये वर्ण की हमारी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छुट्टी, बड़ी, छोटो, बड़ो, क, ख आदि, इसमें बहुत से वर्ण आ जाएंगे। तो देखते हैं अगला हमारा है ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में देखते हैं, ध्वनि के बारे में देख लेते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ऐसी छोटी इकाई या मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। देख लीजिए, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। जो हम लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं, और जिसको मौखिक में बोलते हैं वो क्या होती है? ध्वनि। उसे हम ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो देख लेते हैं। अब हमारा चलते हैं वर्णमाला। क्या है? अल्फ़ाबेट। तो वर्णमाला में आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। कहीं कहीं पे स्वर 10 होते हैं, कहीं कहीं पे स्वर 11 मिलते हैं। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। और जैसे कहीं कहीं पे व्यंजन वर्ण में भी आप लोग गड़बड़ करते हैं, तो देख लेते हैं। आज हम यहाँ पे सब क्लियर कर लेते हैं। तो चलें देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हमने ऊपर आपको बताया है। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला क्या है तो देख लेते हैं। जैसे ये हमने गोल गोल क्या कर दिए, ये मूंगे बना दिए, और इसको हमने एक धागे में पिरो दिया। क्या पिरो था? धागे में पिरो दिया। तो ये हमारी क्या बन गई? माला बन गई। तो हमारी दो शब्दों से मिलता है, बनकर बना है। क्या है? एक होता है माला और एक होता है वर्ण। तो देख लेते हैं, ये है माला और ये हो गया वर्ण। तो इसी तरीके से हमारी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? क, ख, ग इत्यादि जो वर्ण होते हैं उनको मिलाकर एक हमारी माला बन जाती है। उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला में टोटल हमारे ये 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कहीं कहीं पर स्वर 11 भी मिलते हैं। हमने पहले आपको बताया ऊपर है कि कहीं कहीं पे हमारे जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, और कहीं कहीं पे 10 स्वर होते हैं। तो ये हम अभी देखेंगे। तो देख लीजिए, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण, और कितने हो जाएंगे हमारे? 45 वर्ण हो जाएंगे इसमें, जिसमें हमारे 10 स्वर क्या हो जाएंगे? 10 स्वर हो जाएंगे और 35 व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 स्वर और 35 व्यंजन। अब इनको देख लेते हैं, क्योंकि 45 में हमने तोड़ा इसको है। 10 स्वर हो गए हमारे और 35 व्यंजन हो गए। जब हमारे 45 वर्ण होंगे तब। कब होंगे? जब हमारे 45 वर्ण होंगे तब। तो देख लेते हैं। तो हमारे कहीं कहीं पे 11 भी स्वर मिलते हैं। तो 11 स्वर किस जगह मिलते हैं वो हम देखेंगे।
तो ये अब देख लेते हैं, वो हमारा था व्यवस्थित समूहों के वर्णमाला, वो उच्चारण के आधार पर था, और ये है लेखन के आधार पर वर्णमाला। तो लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, वो था उच्चारण पर। तो ये हमारे लेखन के आधार पर 52 वर्ण हो गए, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 13 स्वर, 35 व्यंजन व 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमने ऊपर देख लिया कि उच्चारण के आधार पर हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए, तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण हो गए। जब 45 वर्ण उसमें उच्चारण में थे तो हमारे 10 स्वर थे और 35 व्यंजन थे। यहाँ पर 52 वर्ण हैं, तो 52 वर्ण में हमारे 13 स्वर हो जाएंगे और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। तब टोटल मिला के हमारे 52 वर्ण बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 स्वर हो गए और वहाँ पे 11 भी उन कहीं जहाँ पे होते हैं, तो इसमें 11, यहाँ पर हमारे 11 हो जाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए कुल। तो कुल में जब पूछेगा तो हमें 13 बताने हैं। कुल में हमें क्या बताने हैं? 13। जो पूछेगा खाली कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। और कुल पूछेगा जब कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? 13। कुल स्वर में 13। 33 व्यंजन टोटल हमारे, 33 व्यंजन, 11 स्वर। ओके, चलते हैं अब अपने हम स्वर की तरफ। देखते हैं हमारे स्वर कौन कौन से हैं। तो स्वर देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। पढ़िए परिभाषा है सभी लोग साथ में। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो देख लेते हैं उसमें स्वर में हमारा कौन कौन सा होता है। तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। तो क्या हमारा है? परिभाषा फिर से देखें एक बार। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिनमें हम किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर हमने देखा, बता दिया आपको। स्वर हमारे आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। तो हमारे स्वर कितने हो गए? स्वर हमारे हो गए 13। इसमें हमने 13 स्वर हमारे, ये कितने टोटल हो गए? टोटल हमारे स्वर 13 हो गए। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो व्यंजन क्या हमारे हैं? व्यंजन की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा देखें, पढ़ें। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है? स्वर की ध्वनि निकलती है। व्यंजन तीन भेद या 3 प्रकार के होते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं ये? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। देख लीजिए, हमने ये आपको बताया है। जैसे इसमें हम ये भी देख सकते हैं, जैसे जो हमारा का से व्यंजन है वो हमारा का से और माँ, का से माँ तक, और वो हमारे व्यंजन होते हैं। ओके, कितने होते हैं व्यंजन? तो व्यंजनों की संख्या टोटल हमारी कितनी है? 33। कितनी है? 33 है। का और आ, तब का बनता है। अब इसके अंदर ये हमारा आ है, ये क्या है? ये हमारा स्वर है। ओके, चा में भी आ मिलेगा, तब चा बनेगा टोटल। तो इसमें हमारे क्या हो गए कि इसमें स्वर हमारा मिल जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में देख लेते हैं अपना है। एक हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। ये हमने सीख लिया, आपने भी सीख लिया। तो हम देख लेते हैं कि हमारे स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं। तो का से माँ तक, का से माँ तक जो भी हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन या र ला वा। ऊष्म व्यंजन स हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ओके, क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो हम पहला शुरू करते हैं अपना स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है वे शब्द जो होंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन बात एक ही होती है, उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ओके, तो देखते हैं। जैसे ये हम स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श के माध्यम से बोलते हैं, तो देख लेते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग इत्यादि। जैसे इसके अंतर्गत हमारे का से, चात से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में ये सभी टोटल हमारे मिला के 25 वर्ण होते हैं। हमारे जो पूछे कोई कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 5 वर्ग जो हैं हमारे वो 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन में वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। अब एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। देख लीजिए, का, खा, ग, घ, ण हो गए टोटल। तो हमारे 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक में ही 5-5 क्या होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो गए? 25। ओके, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारा जो इक्वल है वो वर्णों का, वो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देख लीजिए, 5 × 5 = 25। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो जाएगी। तो टोटल हमारे व्यंजन हैं 33। देख लेते हैं, तो टोटल व्यंजन हो जाएंगे हमारे 33 और स्पर्श व्यंजन में हमारे कितने हो गए? 25। स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल 25 हो गए। अब कितने बचे हैं वो हम नीचे देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कंठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। जिनके उच्चारण में केवल कंठ या गला का उपयोग होता है, उनका जिनका उच्चारण कंठ और निचली सतह से होता है, कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तो कंठ व्यंजन के अंतर्गत हमारा कौन सा वर्ण आता है? तो कौन सा वर्ग आता है? का वर्ग। कौन सा? का वर्ग आता है कंठ व्यंजन के अंतर्गत। देख लीजिए, हमने दिया है हमने का वर्ग। हमारे पीछे हमने क्या बताया था आपको कि 5 वर्ग होते हैं, तो उसमें पहला वर्ग हमारा ये है कंठ वर्ग। ओके, क्या है? कंठ वर्ग। तो उसमें क, ख, ग और घ, ण ये हम देखेंगे जब मुँह से बोलेंगे तालु से, तो देखते हैं इसमें कंठ से बोलते हैं तो देखते हैं इसमें हमारी कैसी आवाज़ निकलती है। क, ख, ग, घ, ण, अण। तो ये अणा हो जाता है। तो यही हमारा पहला है कंठ वर्ण, का वर्ग। का वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है हमारा। किसके अंतर्गत आता है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो आप सभी लोग बोलते रहना साथ में। इनके साथ में अ की मात्रा निकलती है। कंठ क्या आती है? अ। इसमें दोनों स्वर आते हैं। इसका एक सूत्र भी होता है, वो संस्कृत में आता है, आप लोग सुन लें क्योंकि मैं इस पर लिख नहीं रहा हूँ। अक्कुः विसर्जनीया नाम कंठः। क्या होता है? अक्कुः विसर्जनीया नाम कंठः। तो उसके अंतर्गत अ, आ ये दोनों आ जाते हैं। तो इसमें ये हमारे स्पर्श व्यंजन में हमारा का वर्ग हो गया। अब हम देखते हैं तालव्य। तालव्य में हमारे कौन कौन से वर्ण हैं ये हम देख लेते हैं। तो चले देखते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये हम जो तालव्य व्यंजन हैं वो कहाँ से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। जीभ और तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं। ये हम आप जब बोल के देखेंगे तभी समझ पाएंगे ये बोल से हम कहाँ से बोले जाते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ में ही दोहराते और बोलते रहना, तब आप समझ पाओगे इन्हें कैसे बोलते हैं वर्णों को। ओके, तो चलो देखते हैं। वे वर्ण तालव्य कहलाते हैं जो हम तालु से बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से वर्ण हैं? चा वर्ग हमारा आता है। कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग।
हम इधर भी देख लेंगे, हमारे स्पर्शी व्यंजन का हमने टेबल लगाया हुआ है, इसमें देख लीजिए। इनके साथ में हम छोटी ई, बड़ी ई या अस्सा, इनको भी वर्ण को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये हमने अब बताया आपको है कि ये हमारे संस्कृत में वर्ण, इनका सूत्र होता है यचु यशानाम तालु। क्या होता है? यचु यशानाम तालु, तब इसके अंतर्गत ये वर्ण आ जाते हैं। तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, तो चा वर्ग में हमारे कितने टोटल होते हैं? 5 वो और 4 ये, 9 वर्ण हो जाते हैं चा वर्ग के अंतर्गत। अब देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग हमारा आता है मूर्धन्य व्यंजन में। मूर्धन्य व्यंजन को देख लेते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। जैसे टा वर्ग। टा वर्ग में हमारे कितने वर्ण हो जाएंगे वो आपको हमने बताया, तो देख लें। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो इसमें भी हमारे 5 वर्ड टोटल होते हैं। 5 वर्ड होते हैं, तो हमने ये नीचे टेबल दिया है स्पर्शी व्यंजन का, वो आप लोग इसमें देख लेंगे। तो परिभाषा हम फिर से देख लेते एक बार हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग से स्पर्श करते हैं। ओके, रकला और टकली। टकला और टकली देख लीजिए कैसे बोलते हैं। टकला और टकली बोल के देखिए। टकला, टकली, समझ में आ रहा है? तालु क्या हमारा स्पर्श करती है मूर्धा को, जीभ जो है हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए टकला और टकली ये वर्ण देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ये हम आपको बता दिए हैं, ये आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा इसका सूत्र होता है, क्या होता है? रेटु रसानाम मूर्धा। क्या होता है इसका सूत्र? टा वर्ग, और इसमें ये हमारे 3 वर्ण और आते हैं तो लगभग में। तो देख लेते हैं। रेटु रसानाम मूर्धा क्या हो जाएगा? इसका सूत्र है रेटु रसानाम मूर्धा। ये हमारा इसका संस्कृत का सूत्र है। संस्कृत में इसको सूत्र को बोलते हैं। जब हम संस्कृत की क्लास लेंगे तब उसमें बताएंगे आपको, ठीक है? क्या बताएंगे? संस्कृत क्लास लेंगे तब बताएंगे आप लोगों को इसमें। तो हमने बता दिया। ओके, तो अब देखते हैं अगला, हम नेक्स्ट चलेंगे। तो ये हमने, ये तो आपको बता दिया र, अश्य। अब चलते हैं हम अपने तावर्ण पर। तावर्ण ये हमारा दंत वर्ण है। तो दंत वर्ण के बारे में देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंत व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, स, ये श दंत वाला होता है, दंत व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ व्यंजन प, फ, ब, भ, म ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं एक बार, आप लोगों को समझा देते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक और ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। बोल के देखिए। त, थ, द, ध, न। क्या हो गया? त, थ, द, ध, न। ये हमारे वर्ण कौन से हो जाएंगे? दंत वर्ण हो जाएंगे। आप लोग समझ रहे होंगे। तो दंत वर्ण में ये हमारे दंत हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं ओष्ठ को। हमने ऊपर टेबल में बताया है, ये टेबल है। अब हम देखेंगे ओष्ठ वर्ण। तो ओष्ठ वर्ण जिन व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। प, पा बोल रहा ना। फू, फा बोल के देखिए। ब, बा हो जाएगा ना, दोनों ओठ से ही होंगे। ब, बा, भा, भा, म, मा, बु, आ। देखो ये सब वर्ड आते हैं ना, इसमें सब वर्ड इसमें आएंगे। बा, बा, है ना, सभी आते वर्ड हैं। तो ये हमारे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जो हम ओठ से बोलते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। आप लोग चेक कर लीजिए। भावी हो गया ना, भावी। इसमें मा, देखो बहुत अच्छा उत्तर है ना। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल भूल सकते ही नहीं हैं। इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आप भूल सकते ही नहीं हैं।
जो अगर आप इसके एक बार रिवीजन करेंगे तो। फिर देख लेते हैं सेकेंड पार्ट हमारा है, हमारा ऊपर स्पर्शी व्यंजन हो गया। अब दूसरा हमारा वर्ण इसमें पार्ट हो गया। तो ये व्यंजन में हमारा दूसरा पार्ट है, क्या है, हमने पहला देखा था स्पर्श व्यंजन, क्या देखा था, देख लीजिए, ये था हमारा स्पर्श व्यंजन, हमारा पहला हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है अंतस्थ व्यंजन। हमने स्पर्श व्यंजन पूरा कर लिया, अब करेंगे अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारे पाँच वर्ग थे, टोटल मिला के 25 वर्ण हो गए थे। अब ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन हम देखेंगे इसको नीचे। ओके, तो चलें अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन हम देखते हैं, तो सेकेंड नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखते हैं कि हम अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या है। तो इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दांत, होंठ का परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। क्या नहीं होता है, पूर्ण स्पर्श नहीं होता। तो वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। परस्पर स्पर्श नहीं हो पाता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इसके अंतर्गत ये एग्जाम्पल हमारे हैं, या, र, ला, व, या, र, ल, व, तथा य, र को अर्धस्वर भी कहते हैं। ये क्या है, हमारे अर्धस्वर भी कहते हैं इनको। ये हमारे अर्धस्वर हो जाएंगे। कौन से हैं, य, र को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो देख लें अंतस्थ व्यंजन, इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होठ परस्पर स्पर्श होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे हैं, या, र, ल, व। या और रा को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अर्धस्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में ये हमारे अर्धस्वर हो गए। तो टोटल हमारे मिला के इतने ही वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। अंतस्थ व्यंजन में हमारे 4 वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, 4 वर्ण टोटल होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। या, र हमारा अर्धस्वर कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे क्या हैं, तो देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारा ये तीसरा पार्ट है। किसका है, व्यंजन का। व्यंजन का हमारा तीसरा पार्ट है। हमने ऊपर आप लोगों को बता दिए हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे हो गए। अब ये क्या हमारा है, ये हमारा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो देख लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी स्थान पर विशेष पर घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई आती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 हा, क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि वायु मुख के किसी स्थान पर विशेष घर्षण करती है। अब नोट में देख लेते हैं, जो हमने ऊपर अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, हमने कहा था कि जो र और ला हैं, उसमें या और व अंतस्थ हमारे अर्धस्वर थे, उसमें र लुंठित व्यंजन कहलाता है। ये हमारे नोट्स में है, नोट में है, ये इम्पोर्टेंट में है, आप लोग देखते रहना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो रा हमारा लुंठित व्यंजन कहलाता है। ला है, ला हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। या, रा, ला, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे। तो उसमें हमने या, रा आपको बताया था अर्धस्वर। फिर उसके बारे में रा हमारा क्या हो गया, लुंठित हो गया, और ला हमारा पार्श्विक हो गया। देख लिया हमने। ओके, तो हम आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे क्लियर हो गया तो आप बोलें, तो क्लियर हो गया आप लोगों का, मैं समझता हूँ। तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं आई होगी। क्या हो गया, समस्या नहीं आई होगी। तो हमने देख लिया कि हमने क्या देखा है कि लुंठित व्यंजन रा कहलाता है और पार्श्विक व्यंजन ला है। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। ये हमने देख लिया है, आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होगा। ऊपर हमने देखा था तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट में, कि वेरी इंपॉर्टेंट में क्या है। अयोगवाह किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। अयोगवाह के व्यंजन, ये भी हमारा व्यंजन के अंतर्गत ही पाठ होता है, पर इनको जब पूछते हैं तभी बताया जाता है अयोगवाह व्यंजन कौन से हैं। तो देख लेते हैं। जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, उसे ही अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं, अर्थात अनुस्वार और अनुनासिक को अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। संख्या कितनी कितनी होती है, संख्या इनकी 2 होती है।
ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ही ये व्यंजन में। और ये जब हम देखते हैं इनको स्वर में ही उसे रखा जाता है, तो स्वर तो है नहीं, सॉरी। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अन और आह। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया हमारा? अंग और आह। कौन कौन से वर्ण हैं? अंग और आह। परिभाषा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं, ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उसे ही क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, तो ये हमारे अयोगवाह हो गए। अर्थात बोल के देखते हैं, अंग अंग अंग, ना से आवाज आ रही है तो क्या हो गया? अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब नासिका के साथ में। क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है नासिका के साथ में। चलते हैं नेक्स्ट नीचे देखते हैं। तो हमने क्या देखा? अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमने देख लिया था, ऊपर देखा था। यहाँ पे हमने आपके लिए टेस्ट रखा है। या र ल व ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। उनकी भी 4। तो संख्या कितनी हो गई? 4 4। दोनों कितनी हो गई? 4 4 संख्या हो गई। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अब ये हमारा आया है संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क छ स ज्ञ त्र। तो इसमें एक वर्ण आता है श्र। श्र किसके योग से बनता है? श और रा के योग से। छ किसके योग से बनता है? क और श के योग से। ज्ञ किसके योग से बनता है? ज और या के योग से। त्र ता और रा के योग से। तब ये हमारे कितने हो जाएंगे? 4। ये भी हमारे कितने हो गए? 4 वर्ण हो गए। इनको हम क्या कहते हैं? 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वर तो मिला नहीं। दोनों में क्या क्या मिला है? व्यंजन ही मिले हैं। दोनों वर्ण में क्या मिला है? व्यंजन वर्ण ही मिले हैं। तो देखते हैं अब आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा देखते हैं। जो हम एक्स्ट्रा, हमने आपको बताया था कि आगे हम थोड़ा कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा बताएंगे। तो एक्स्ट्रा इसमें यही है कि कहाँ पे कौन से वर्ण आते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आराम से। इसे लाइक भी शेयर भी करते रहना। सब लोग क्या करते रहना? लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। जिसको आप शेयर करवाओगे बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन इसी से बनता है। जब आप लोग इसको ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग समझते ही हैं। तो चलो भाई, अब हम देख लेते हैं वर्णों की संख्या के प्रश्न। ओके, क्या देखते हैं? वर्णों की संख्या के प्रश्न। तो इसमें हम देखते हैं हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप शुरू करें और देखें। तो हमने जो आपसे बता दिया, तो लाइक शेयर आप लोग की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो कुल स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 मतलब 11। और कुल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या 33। कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या 44। किस किस के आधार पर? 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल 44 स्वर और व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कुल व्यंजनों की संख्या 11 और 33 44, टोटल हो गया 44। फिर है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। क्या है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसमें संयुक्त व्यंजन आपने जानते हैं पीछे। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 हो जाएगी। फिर देखते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह वर्ण हमने बताए थे अंग और आह। क्या बताया था? अंग और आह। फिर हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमने बताया था ड ढ। क्या होता है? ड़ ढ। ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ओके, तो हमने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग पढ़ें और बढ़ें।